AI-171 की सिर्फ 35 सेकंड की फ्लाइट थी, जिसमें टेक ऑफ के 7 सेकंड बाद में दोनों इंजन बंद हो गए क्योंकि इनकी फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। पायलट अपने को पायलट से पूछता है, तुमने इंजन बंद क्यों किया? को पायलट का जवाब आता है, मैंने बंद नहीं किया। फ्लाइट के 12 सेकंड बाद में रेट टरबाइन एक्टिवेट होता है, जो फ्लाइट के क्रूशियल कंपोनेंट को सप्लाई देता है। पायलट तुरंत वापस दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई ऑन करते हैं और 17 सेकंड बाद में इंजन 1 स्टार्ट भी हो जाता है। लेकिन अब तक एयरक्राफ्ट काफी नीचे आ चुका था और यह इतना थ्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाता है कि यह एयरक्राफ्ट को वापस ऊंचाई पर ले जाए। 22 सेकंड पर इंजन नंबर 2 भी स्टार्ट होता है, लेकिन यह फ्यूल इग्निशन तक नहीं पहुंच पाता और यह इंजन कंप्लीटली एक डेड इंजन की तरह ही रहता है। टेक ऑफ के 36 सेकंड बाद में एयरक्राफ्ट कंप्लीटली थ्रस्ट क्रिएट करने में फेल हो जाता है और जमीन पर आकर गिर जाता है। गिरते टाइम इसमें लगभग 1 लाख लीटर से भी ज्यादा फ्यूल अवेलेबल था, जो एक भयंकर धमाका करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या एयरक्राफ्ट का फ्यूल बंद करना इतना आसान है? और यदि पायलट क्लियरली मना कर रहे हैं तो टेक्निकल फॉल्ट कहां पर हो सकता है? जहां से पूरे एयरक्राफ्ट को पायलट ऑपरेट करते हैं, इसको कॉकपिट बोलते हैं। इसके दोनों साइड में पायलट बैठते हैं और बीच में पेडेस्टल होता है, जहां से पूरी फ्लाइट का कंट्रोल होता है और यहां से दोनों ही पायलट के लिए आसान होता है फ्लाइट को कंट्रोल करना। यह जो आप लीवर देख रहे हो, इसको थ्रस्ट लीवर बोलते हैं। जैसे जैसे इसको ऊपर करते हैं, वैसे वैसे इंजन अपनी पावर को बढ़ाते हैं, यानी थ्रस्ट क्रिएट करते हैं। तो टेक ऑफ के टाइम इंजन 90 to 100% थ्रस्ट पर होते हैं, जिसका मतलब है इंजन अपनी पूरी पावर के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं। और इन थ्रस्ट लीवर के जस्ट पीछे होता है इंजन का फ्यूल स्विच। बोइंग 787 में टोटल 2 इंजन है, तो 2 इंजन के लिए अलग अलग फ्यूल स्विच यहाँ पर अवेलेबल है। अब जो थ्रस्ट लीवर होता है वह कार के एक्सीलरेटर की तरह होता है। इसको जरूरत पड़ने पर बार बार कम ज्यादा किया जा सकता है और इसके जस्ट पीछे फ्यूल स्विच होते हैं। तो हो सकता है कि यह भी थ्रस्ट लीवर को यूज करते टाइम ऑफ हो जाए। जनरली जो इतने इंपोर्टेंट स्विचेस होते हैं, इनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इन स्विच को ऑफ करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा इसमें एडिशनल एफर्ट भी डालना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ये लॉक होते हैं, तो जब इनको ऑफ करना होता है तो पहले स्विच को ऊपर की तरफ पुल किया जाता है, उसके बाद में यह ऑफ हो सकता है। जो मैन पायलट होता है वो काफी एक्सपीरियंस्ड होता है। यदि को पायलट कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है तो विजन एकदम क्लियर होता है, उसको अंदाजा लग जाता है कि पास में बैठे इंसान ने कुछ किया है। तो फिर हाई चांस है कि फ्यूल किसी मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से बंद हुए हों, क्योंकि जब इन स्विच को वापस ऑन किया गया तो जो इंजन का रेस्पॉन्स था उसको देखकर लगता है कि हो सकता है एयरक्राफ्ट में और भी फॉल्ट अवेलेबल थे। एक्चुअल में इंजन के साथ में क्या हुआ इसको तो हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन एनिमेशन जेट इंजन को स्टार्ट करने में कम से कम 15 से 20 सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि जेट इंजन के अंदर मल्टीपल कंप्रेसर और टरबाइन लगे रहते हैं। तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक्सटर्नल मोटर की हेल्प से हाई प्रेशर कंप्रेसर को रोटेट करवाया जाता है। जब इंजन फुल स्पीड में होता है तो यह कंप्रेसर 10,000 आरपीएम या इससे भी ज्यादा हाई स्पीड में ऑपरेट करता है। यह कंप्रेसर बाहर से एयर को अंदर की तरफ पुल करता है और उसको साथ में कंप्रेस भी करता है, और इस एयर को कंबस्शन चेंबर तक पहुंचाया जाता है। जब कंप्रेसर 25 से 30% स्पीड पर ऑपरेट करने लग जाता है तो मोटर से मिल रही एक्सटर्नल पावर को बंद कर दिया जाता है और साथ में ही इग्नाइटर की हेल्प से फ्यूल के अंदर आग लगाई जाती है। जैसे ही फ्यूल जलने लगता है तो यहाँ पर हाई प्रेशर से गैस एक्सपेंड होने लगती है और यह गैस हाई प्रेशर टरबाइन तक पहुंचती है, जिससे टरबाइन रोटेट करने लगता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई प्रेशर कंप्रेसर और टरबाइन दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़े रहते हैं। तो जब टरबाइन रोटेट करने लगता है तो कंप्रेसर बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचता है। हाई प्रेशर टरबाइन के बाद में यह गैस लो प्रेशर टरबाइन के पास में पहुंचती है, जिससे लो प्रेशर टरबाइन भी रोटेट करने लगता है और लो प्रेशर टरबाइन से लो प्रेशर कंप्रेसर एक साथ में जुड़ा रहता है। और साथ में फ्रंट साइड का जो फैन भी होता है वह भी इसी शाफ्ट से जुड़ा रहता है, तो यह भी हाई स्पीड में रोटेट करने लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब दोनों टरबाइन रोटेट करने लग जाते हैं तो यह जबरदस्त पावर जनरेट करते हैं, जिससे कंप्रेसर भी रोटेट करते हैं और फ्रंट साइड में लगा बड़ा फैन भी रोटेट करता है। और यही वह कंडीशन होती है जिसमें इंजन अपने आप से थ्रस्ट जनरेट करने लग जाते हैं। जब तक कंबस्शन चेंबर में फ्यूल नहीं जलता तब तक इंजन अपने आप से थ्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और यह जो प्रोसेस होती है जिसमें लो प्रेशर कंप्रेसर को 25 से 30% स्पीड तक पहुंचने के लिए मोटर को कम से कम 10 से 15 सेकंड लगती है, और उसके बाद में फ्यूल जलता है, फिर टरबाइन चलते हैं, तब जाकर इंजन थ्रस्ट जनरेट करने लगता है। तो इसमें 15 से 20 सेकंड का टोटल टाइम लग जाता है। अब बोइंग के एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ से 17 सेकंड बाद में इंजन 1 वापस स्टार्ट होता है, जिसमें प्रॉपर थ्रस्ट क्रिएट करने में कम से कम 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो जब तक यह अपनी पावर इंक्रीज करने लगा तब तक तो एयरक्राफ्ट जमीन पर आकर गिर गया, क्योंकि यह टोटल 190 मीटर की हाइट पर ही था।
अब बात करें इंजन नंबर 2 की। इस इंजन में फॉल्ट होने के बड़े चांस है। सेम ही तरीके से यह इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन यह टेक ऑफ के 23 सेकंड बाद में स्टार्ट होता है और जब इस प्लेन ने क्रैश किया तब तक इसमें फ्यूल जलना स्टार्ट ही नहीं हुआ। यानी मोटर अभी कंप्रेसर को 25 से 30% स्पीड तक पहुंचा ही नहीं पाई थी, तो फ्यूल कैसे जलेगा। और यदि फ्यूल जल भी जाता तो इंजन को थोड़ा टाइम और चाहिए थ्रस्ट क्रिएट करने के लिए, तो यह इंजन एक तरीके से डेड ही पड़ा था क्रैश के टाइम पे। अब जो एयरप्लेन होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है वह भी इस जेट इंजन से ही जुड़ा रहता है। बेसिकली यह हाई कंप्रेसर शाफ्ट एक गियर बॉक्स के थ्रू जुड़ा रहता है, जिसको इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर बोलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंजन की स्पीड कंटिन्यूअस कम ज्यादा होती रहती है, तो इस जनरेटर को एक कांस्टेंट स्पीड ड्राइव से अटैच किया जाता है, जो जनरेटर को फिक्स स्पीड पर रोटेट करवाता है। तो जैसे ही इस फ्लाइट के इंजन बंद हुए तो यह जनरेटर भी बंद हो गया। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में रेम एयर टर्बाइन ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाते हैं और यह बेसिकली फ्लाइट के इंपोर्टेंट डिवाइसेस को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूल को बंद करने का ऑप्शन ही क्यों दिया रहता है, हमारे गाड़ियों में तो ऐसा नहीं होता। और सिंपल सी बात है, जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है तो फ्यूल को बंद करना ही क्यों है। फ्यूल को बंद करना ही एक तरीके का बहुत बड़ा रिस्क है। तो जेट इंजन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग होती है। यह बहुत लॉन्ग टाइम तक हाई स्पीड में ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हो सकता है कि इंजन के अंदर आग लग जाए। तो जब प्लेन बहुत हाइट पर होता है तो यह कुछ टाइम के लिए अपने इंजन को बंद कर सकता है। जब इंजन का टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है तो इंजन को वापस से रीस्टार्ट किया जाता है। और जब एयरक्राफ्ट अच्छी हाइट पर होता है तो यह स्टेबल होते हैं और इनके पास में अच्छा टाइम होता है, तो इंजन थोड़ा बहुत नीचे भी आ गया तो ये वापस अपनी हाइट को अचीव कर लेते हैं। बोइंग एक अमेरिका की कंपनी है और जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया बोइंग को डिफेंड करने में लगा है और यह जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर एक बात तो कही जा सकती है कि दाल में कुछ काला है। अमेरिकन मीडिया और यह रिपोर्ट क्लियरली इंडियन पायलट को मेंटली डिस्टर्ब प्रूव करने में लगे हुए हैं। हालांकि पायलट की मेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी पहले भी कुछ फ्लाइट में क्रैश हुए हैं, लेकिन AI-17 में क्लियरली बोइंग के एयरक्राफ्ट में फॉल्ट दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा फॉल्ट तो आपको शॉक कर देगा। 12 जून को एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ अहमदाबाद में और इसमें 2 ब्लैक बॉक्स डिटेक्ट हुए, जिनको दिल्ली पहुंचने में 10 दिन का टाइम लगा, क्योंकि दिल्ली में ही इनके डेटा को रीड किया जा सकता है। अहमदाबाद में इनके डेटा को रीड करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यह 10 दिन अहमदाबाद में क्या कर रहे थे, और हो सकता है इन 10 दिनों में यह अमेरिका भी घूमकर आ गए हो। क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत है, लेकिन अभी इनका जवाब मिलना बाकी है। उम्मीद करता हूँ आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ समझ आया होगा। आप ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।